अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम ये करने जा रहे हैं CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं शॉर्ट वीडियो में जो है ना वो अच्छे से कवर कराऊँ, जो क्विज़ेज मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की तैयारी। और सबसे पहला हमारा जो क्विज़ है उसमें ये है कि मैक्रोज आर कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो मैक्रोस को जो है टू टाइप्स में जो है ना कैटेगराइज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टू होगा। ठीक है जी। अब वो कैसे, तो ये देख लें आप यहाँ पे मैक्रोस को दो टाइप की कैटेगरीज में हम डिफाइन जो हमारा कीवर्ड है उसके जरिए यूज़ करते हैं। पहले हम उससे पहले हम हैशटैग लगाते हैं। तो एक तो सिंपली होता है और दूसरा जो मैक्रो हम यूज़ करते हैं उसे हम पैरामीटराइज मैक्रो कहते हैं। दोनों का डिफरेंस मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक तो हम यहाँ पे डिफाइन के कीवर्ड के साथ अगर हम पाई लिख रहे हैं और पाई के साथ हम कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, जब भी हमारा कंपाइलर हमारा प्रोग्राम जनरेट करेगा तो जहाँ जहाँ हमारे मेन प्रोग्राम में पाई लिखा होगा वो उसे रिप्लेस कर देगा जो उसके नेक्स्ट उसके साथ हमने वैल्यू दी है 3.14 से। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है डिफाइन अगर हम करते हैं मैक्रो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ स्क्वायर एक्स। अब ये एक फार्मूला है, आपको पता है यहाँ पे पैरामीटर एक्स जो है ना वो यहाँ पे जाएगा। तो जहाँ भी हम ये स्मार्ट जो फंक्शन है ये यूज़ करेंगे मैक्रो के ज़रिए, तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ स्क्वायर के साथ हम कोई भी वैल्यू उसमें पास करेंगे ना, तो यहाँ पे हम उसको उसकी जो मेन बॉडी होगी ना वो यहाँ पे दे देंगे। यानी हम यहाँ पे स्क्वायर एक्स का मतलब है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू हो तो वो उसको एक्स से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। यानी हम इंट आइस अगर हम लोग फर्ज करें, आप यहाँ पे हम 6 डालते हैं ना, तो जब हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं स्क्वायर, यहाँ पे मेन प्रोग्राम में एक्स की जगह हम आई डाल देते हैं या कोई भी कांस्टेंट नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो जब कंपाइलर जब इसे रन करेगा तो ये वाला स्क्वायर जो है वो यहाँ से एज ए ग्लोबल जो है ना वो फंक्शन के तौर पे इसको उठा दे। ठीक है जी। क्योंकि जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन अ क्लास वी कैन हैव हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो मैनी कंस्ट्रक्टर्स। यानी क्लास में हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा होता है, इसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ना वो होगा मैनी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे इंटीजर यूजेस 4 बाइट्स। ठीक है, एक इंटीजर है उसकी जो कैपेसिटी है जो यूज़ कर रही है, जितनी वो जगह ले रहा है वो 4 बाइट्स है, वो खुद बता रहा है। एंड द इंटीजर कैलकुलेशन अकर्स इन। तो इंटीजर की हम कैलकुलेशन कितने में करेंगे। देखिए इंटीजर जो होता है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। इसका साइज जो है 8 बिट का जो सिस्टम होता है उसमें इंटीजर की जो साइज होता है वो 2 बिट्स का होता है। इसी तरह जो हमारी जो 32 बिट्स और 16 बिट्स वाली मशीन है उसमें इंटीजर की वैल्यू सॉरी जो साइज होती है वो 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं कि इंटीजर का साइज जो है वो 4 बाइट्स है, तो उसकी कैलकुलेशन भी जो अकर होगी वो 4 बाइट्स में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी इसका, 4 बाइट्स। ठीक है जी। So okay, next है the memory allocation function return a chunk of memory। जब मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन चलता है तो आपको पता है कि वो हमें हीप से जो है ना वो एक चंक उठा के हमें जो है ना देता है। ठीक है, और वो कैसे देता है, वो एक पॉइंटर जो होता है, ठीक है, वो वहाँ पे पॉइंट करवा देता है। अब जो हम पॉइंटर वहाँ पॉइंट करवा रहे हैं, वो फंक्शन जो उस पॉइंटर को वहाँ पॉइंट करवा रहे हैं, तो उस फंक्शन या उस पॉइंटर को ये नहीं पता कि किस टाइप की मेमोरी की जो है ना एलोकेशन हो रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वाइड टाइप ऑफ पॉइंटर जो है ना रिटर्न करेगा। ठीक है, इसे आप अपने हैंड आउट से देख भी लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसे आपने पढ़ लेना है। ठीक है, द फंक्शन डज नॉट नो फॉर व्हाट डेटा टाइप दिस चंक ऑफ मेमोरी विल बी यूज्ड, इट रिटर्न्स द पॉइंटर ऑफ टाइप वाइड। अच्छा, यहाँ पे मेरा एपिक पेन जो है ना वो काम नहीं कर रहा, तो अब करेक्ट ऑप्शन के लिए आपने जो मेरा पॉइंटर है उसको देखना है, उसको फॉलो करना है। द डेटा कंटेन इन द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द। तो स्ट्रक्चर का जो डेटा स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितना भी कुछ हम जो है ना डिफाइन करते हैं, उसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखते हैं, आपको पता है कि वो हम उसके जो स्ट्रक्ट जो हम बनाते हैं जिसे शॉर्ट में स्ट्रक्ट कहते हैं,
तो स्ट्रक्चर जो होता है वो करली ब्रेसेस के जो है ना अंदर जो है ना उसका डेटा रखते हैं, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है करली ब्रेसेस। ओके नेक्स्ट है जी, द मैलोक फंक्शन टेक्स हाउ मेनी आर्गुमेंट्स। तो मैलोक फंक्शन जो है उसके अंदर सिर्फ जो है ना वन जो है ना आर्गुमेंट पास करते हैं, और उस आर्गुमेंट में हम ये पास करते हैं कि हमें जो है ना क्या चाहिए जी, हमें जो बाइट्स हैं जो हमने एलोकेट करवानी है हमें वो कितनी बाइट्स चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये सामने नज़र ही आ रहा है इसका जो मैंने ब्लू हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, तो ये इसका जो है ना प्रोटोटाइप है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है, तो जो हम इससे पैरामीटर पास करते हैं बेसिकली हम इस पर थोड़ा बहुत हिसाब किताब करके जो है ना पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको आप देख लीजिएगा। ओके जी नेक्स्ट है, द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस व्हाट एंड वेयर इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस व्हाट। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जब हम यूज़ करते हैं तो हम जो एलोकेशन करवाते हैं वो हीप से करवाते हैं, और जब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करवा रहे होते हैं तो हम स्टैक को यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहला जो उसका ऑप्शन है पहले में आपका आएगा हीप और दूसरे में आपका आएगा स्टैक, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, बाय राइटिंग ए फाइल डॉट सी जी, और इसमें जो दो पैरामीटर जा रहे हैं, एक पहले रेंज का जाता है कि हम ना कितना जो है ना हमने फॉरवर्ड होना है, ठीक है, आगे जाना है हमने। तो 15L का मतलब ये है कि यहाँ पे 15 बाइट्स हो गई, और iOS डबल कॉलन CUR करंट के लिए यूज होता है। तो ये वो पोजीशन है जहाँ से हमने आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो आपने जब तैयारी करनी है ना, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो आपने ऐसे करनी है कि आपने कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि अक्सर जो इंस्ट्रक्टर्स जब आपके फाइनल टर्म में आपके एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वो माइनर सी चेंजिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक माइनर सी चेंजिंग है, हम पे रट्टा नहीं मारना, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे यहाँ पे ये जो आपका क्विज बना हुआ है ना, तो ये यहाँ पे जो पहली दो लाइन्स हाईलाइट हुई हैं इसमें आप देख लें, तो ये पहली लाइन जो हाईलाइट हुई है इसमें देख लें, ये क्विज यहाँ से इसने उठाया है, ठीक है। और इसके नीचे इसने स्टेटमेंट आपको दी हुई है। बेसिकली वो कह रहा है कि जो आपकी करंट पोजीशन है जो लिखा हुआ है ना iOS डबल करंट CUR करंट पोजीशन, तो यहाँ से मूव हम करेंगे फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है। और हम कितने बाइट करेंगे, जितनी हमने उसको नेट दे दी है। 15L का मतलब है 15 बाइट्स, तो करेक्ट ऑप्शन पहला होगा, ठीक है। 15 बाइट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट पोजीशन। ओके हो गया जी। ओके जी, ये है जी फॉर कन्वर्टिंग अ वाइड टाइप पॉइंटर पीटीआर पॉइंटर का नेम है इनटू इंटीजर टाइप, द करेक्ट सिंटैक्स इज। तो उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा, अभी हम पहले पढ़ के आ रहे हैं कि हम जब मेमोरी एलोकेट करवाते थे तो हम वाइड पॉइंटर करवाते थे रिटर्न उस पर, क्योंकि हमें डेटा टाइप पता नहीं होती थी। अब हमें पता चल गई डेटा टाइप। अब हमने जो डेटा टाइप यानी जो पॉइंटर पॉइंट करवाना है वो इंटीजर पे करवाना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कास्टिंग करनी होगी। और हमें कास्टिंग का मतलब ये है कि हमने जो है ना उसे जो पॉइंटर है उसको इंटीजर के जो है ना सांचे में डालना होगा। तो जो इसका जो करेक्ट सिंटैक्स है ना, ये जो काम करेगा वो ये जो सेकंड इसका ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, पैरेंथेसिस में इंट आपका पॉइंटर इंट स्टार और आगे आपका पीटीआर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट जो है ना आंसर है। और ये आपके हैंडआउट से आप देख लें, इसको देख लें। बिफोर यूजिंग दिस पॉइंटर to point to a set of integers, we will at first cast it. It means that it will be converted to a type of a pointer to an integer, ठीक है। The syntax of doing this is this, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया इसका करेक्ट आंसर। ओके जी नेक्स्ट है जी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इटसेल्फ टेक्स मेमोरी फ्रॉम हीप, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है ना में जो है ना ये जो मेमोरी है वो एलोकेट कहाँ से करवा सकता है, हीप से करवा सकता है इन केसेस, ठीक है। इसमें स्टैक का भी यूज़ होता है, हीप का भी मिक्स यूज़ होता है। तो ये आप आगे जाएंगे तो आगे की जो आपके कोर्सेज होंगे उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर इज शोन एज। टर्नरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर जो उसका करेक्ट आंसर है पहले देख लेते हैं। इसका जो ये नंबर 1 पे है ना, ये टर्नरी ऑपरेटर है। ये करता क्या है, ये इसके अंदर 3 जो है ना चीज़ें होती हैं। पहला आप कंडीशन भेजते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है आप इसमें करेक्ट इफ कंडीशन अगर आपकी करेक्ट हो जाती है तो तब क्या आना चाहिए, और अगर फॉल्स हो जाती है तो तब क्या आना चाहिए। जैसे हम इफ एल्स लिखते हैं ना स्टेटमेंट, तो ये उसकी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है और ये एक लाइन में आ जाती है। इसको आप प्रैक्टिस करना
ये कभी कभी जो है ना कोडिंग में इसकी जो है ना बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ती, शॉर्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एज ए ग्लोबल फंक्शन भी इसको आप जो है ना कभी कभी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली अ सोर्स ऑफ सेम स्ट्रीम। तो सी आई एन स्ट्रीम जो होती है, इसके जो सोर्स है वो क्या होती है, सी आई एन में क्या होता है कि हम जो है ना यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं, यूज़र उसको कीबोर्ड को यूज़ करते हुए जो है ना इनपुट देते हैं। तो जो सोर्स है सी आई एन स्ट्रीम का, वो जो है ना कीबोर्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आउट एंड सी ई आर। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, समझने कंसेप्ट ताकि आपके क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये जो दोनों जो हम यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए। तो सी आउट और सी जो सी ई डबल आर लिखा है ना, ऐसे हम सी एरर पढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इस डिफरेंस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बफर आउटपुट क्या होती है। देखें, हमारा कंप्यूटर है, उसके जो प्रोसेसर की स्पीड है वो बहुत तेज़ है, ठीक है। अब हम उसके साथ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ कि प्रिंटर लगा देते हैं। तो प्रिंटर की जो प्रिंटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, तो जब हम उसे अब इस प्रोसेसर के साथ लगाएंगे तो उनकी आपस में जो रिलेशन है, उसमें जो स्पीड का डिफरेंस है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रिंटर की जो इंटरफेस उसकी स्पीड कम होगी। तो उसके लिए जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो बफर्ड आउटपुट का यूज़ होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट का यूज़ होता है, बफर इनपुट आउटपुट, ताकि अगर कोई चीज़ स्लो चल रही है तो प्रोसेसर जो है ना अपनी स्पीड को उसके अकॉर्डिंगली स्लो कर ले, ठीक है। तो उस सिनेरियो में जो है ना हम ये सी एरर यूज़ करते हैं और सी लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना इसमें मामला है। तो सी आउट जो है वो बफर्ड आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और सी एरर जो है वो हम अनबफर्ड आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप हैंड आउट उसको क्लियर भी कर लें। सी आउट जो है इज अ बफर्ड आउटपुट है, और सी एरर जो है वो इज अ अनबफर्ड आउटपुट है। इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड क्लासेस आर यूज्ड इन केसेस वेयर वन क्लास इज टाइटली कपल्ड टू अनदर क्लास। यानी फ्रेंड क्लासेस का जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसे तो फ्रेंड क्लासेस जो है वो हमारी जो डेटा हैंडलिंग और इनकैप्सुलेशन की जो रूल है ना उसे निगेट करती है, लेकिन यानी उसकी नफ़ी करती है। उससे मतलब जो हमारा मकसद होता है ना, जो डेटा हेडिंग और इनकैप्सुलेशन का जो हम क्लास बनाते हैं, तो वो उसकी नफ़ी नफ़ी करती है जो फ्रेंड क्लासेस का कंसेप्ट है। लेकिन ये हम अक्सर जो है ना प्रोग्रामिंग में हमें यूज़ करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम दो क्लासेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली एक ऐसा काम कर रही होती हैं, ठीक है, कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है या एक क्लास को दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो एक उन दोनों क्लासेस के दरमियान जो लिंक है ना, ठीक है, वो हम जो है फ्रेंड क्लासेस के ज़रिए जो है ना हम क्रिएट करते हैं, और वो एक दूसरे की ज़रूरत बन जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है टाइटली कपल्ड। ओके जी, नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग कोड एट लाइन 2। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग जो है क्लास है, ठीक है। तो उसके दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए, S1 और S2, ठीक है। तो S1 में जो भी, वैसे यहाँ पे तो इनिशियलाइजेशन उसकी नहीं हुई भी, दोनों की S1 की भी नहीं हुई भी, S2 की भी नहीं हुई, लेकिन S1 जो है ना उसे असाइन किया जा रहा है S2 की वैल्यू। तो जब ऐसा सिनेरियो आता है तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल्ड होगा, और कॉपी कंस्ट्रक्टर करेगा क्या कि S2 की जितनी जो भी उसमें कुछ पड़ा है ना वो कॉपी करके सीधा S1 में डाल दे, ठीक है, उसकी कॉपी बना दे, उसकी कॉपी बना के यानी S1 को असाइन कर देगा। तो अब S2 में जो कुछ पड़ा था वो S1 में आ गया, ठीक है। ये आप अपने हैंडआउट से भी देख लें। स्ट्रिंग S2 को जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए S1 किया तो हुआ क्या कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। अगर आपने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो जो सी है वो ऑलरेडी आपके लिए डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगी। ओके, क्लास के अंदर जब ये है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा डेटा है जो इज एक्सेसिबल बाय नॉन मेंबर फंक्शन और आउटसाइड क्लास। यानी आपकी क्लास है उसके अंदर यानी एक फंक्शन है जो आपकी क्लास का मेंबर नहीं है, ठीक है, या आप क्लास के बाहर हैं,
तो आप क्लास के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप कॉल नहीं कर सकते, वो कौन से डेटा होते हैं, वो प्राइवेट डेटा होते हैं, जिन्हें हम प्राइवेट डेटा डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो क्लास के बाहर से कॉल नहीं हो सकते और कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन उसे कॉल नहीं कर सकता। और ओके, नेक्स्ट है जी, डैश ऑपरेटर्स आर द वन दैट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है जी, तो ये कौन से होते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है दो, बाइनरी का मतलब आपको पता है ना, टू होता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं, ठीक है, जिन्हें जो ऑपरेंड्स होते हैं ना, वो दो चाहिए होते हैं एक ऑपरेटर के दाएं बाएं। ठीक है, अब ऑपरेंड्स क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब देखिए, आप लिखते हैं ना 2+3 लिखते हैं ना आप, तो ये आपका जो ये जो प्लस है ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, और ये 2 और 3 जो है ये आपके क्या है जी, आपके ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बात यहाँ पे कर रहा है कि वो कौन सा जो है ना ऑपरेटर है, तो वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जिसे दो आपके चाहिए होते हैं ऑपरेंड। ओके ओके, आगे चलते हैं जी हम। आगे है जी, int reference I, it means that I is a dash to an integer। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो होगा आपका रेफरेंस। ठीक है, ये एम्परसेंड साइन जो है रेफरेंस के लिए यूज होता है, पॉइंटर नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं कुछ यूट्यूब से ये, तो चलें, मेरी कोशिश तो यही है कि आपको सही गाइड करूं। ठीक है, इसको मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ इसका। तो ये है जी, ठीक है, आप इसको देख लें कि जब इंट एम्परसेंड आई लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये एम्परसेंड को हम रेफरेंस पढ़ते हैं वैसे, तो इंट रेफरेंस आई का मतलब है कि इट मतलब ये है कि जो आई है वो इज अ रेफरेंस टू एन इंटीजर है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे स्टार होता ना तो तब पॉइंटर आता। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार होता। आई होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है, पॉइंटर नहीं है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेफरेंस है। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, विद इन द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 1 assigns to object 2, object 1 will call the assignment operator function and object 2 will be passed as an argument to the function। तो यहाँ पे अपने एक बात याद रखनी है कि इसका जो वैसे ऑप्शन है ये ट्रू ठीक है, इसमें यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कब कॉल होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के जो फंक्शन होता है वो कब कॉल होता है, जब आपकी कोई प्रोग्राम है उसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो आपने ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी वो पहले से बन गया है। ठीक है, और इनिशियलाइज हो चुका है, तो तब तो जब वो बन रहा था, इनिशियलाइज हो रहा था, तो अब तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। लेकिन जब वो पहले से क्रिएट हो चुका है, उसमें कुछ पड़ा हुआ है वैल्यू, तो उस वक्त जब आप, यानी जैसे यहाँ पे जो केस ऑब्जेक्ट 1 को असाइन कर ऑब्जेक्ट 2, तो इस कंडीशन में ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन ही कॉल्ड होगा। ठीक है जी, ये करेक्ट है। ओके, इफ द मेमोरी इन द फ्री स्टोर इज नॉट सफिशिएंट, तो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि मैलॉक फंक्शन को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग जो मेमोरी होते हैं वो फ्री स्टोर से जो है ना एलोकेट करवा रहे होते हैं, और उसमें हम सारा हिसाब किताब करके भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो जितनी मेमोरी हम मांग रहे हैं अगर वहाँ पे वो नहीं पड़ी तो क्या होगा, मैलॉक फंक्शन जो है वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा सी में। ये दो डिफरेंस हैं, आप अपने कंसेप्ट के लिए इसको याद रख लें, ये आपको कहीं आगे काम आएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो मैलॉक फंक्शन का यूज़ नहीं होगा आगे आगे जाके, आप न्यू और डिलीट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कंसेप्ट के लिए याद रखें। सी में, यानी सी लैंग्वेज जो है उसमें मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है नल पॉइंटर, और जो सी प्लस प्लस आप पढ़ेंगे ना, तो सी प्लस प्लस में आपका मैलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा 0। ओके, ये आपने याद रखना है। वैसे यहाँ के लिए अभी जो है ना, आप वैसे मैं कंफ्यूज हूँ खुद भी, तो करेक्ट ऑप्शन आप इसी को ले लें। ठीक है, क्योंकि पहले ये आ रहा है आपके हैंड आउट्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैलॉक फंक्शन रिटर्न नल पॉइंटर इफ द मेमोरी इज नॉट इनफ इन सी प्लस प्लस, 0 इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ नल पॉइंटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा जी, when an operator function is defined as a member function of a unary operator,
देन द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा आर्गुमेंट इट टेक्स इज, कितने एक्स्ट्रा आर्गुमेंट लेगा। ओके तो जब हम एज अ मेंबर फंक्शन, जब हम यूनियन ऑपरेटर को जब हम बना रहे होते हैं ना, डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा आर्गुमेंट की जो है ना ज़रूरत नहीं होती। अगर हम उसे नॉन मेंबर फंक्शन के लिए यानी क्लास से बाहर उसे डिफाइन कर रहे हों, डिक्लेयर कर रहे हों, तो फिर जो है हमें एक्स्ट्रा जो आर्गुमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन डीएलोकेटिंग मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डिलीट ऑपरेटर। अच्छा, डिलीट ऑपरेटर की जो है ना खासियत ये है कि जैसे ही हम डिलीट ऑपरेटर को कॉल करते हैं ना, तो डिलीट ऑपरेटर जो होता है वो जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, ठीक है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसे कॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ओनली डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम कॉल कर रहे हैं ना डिलीट ऑपरेटर, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर जो है उसका कॉल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे जी, इन सी प्लस प्लस ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो ये इसमें जो करेक्ट इसका जो ऑप्शन है वो है टर्नरी ऑपरेटर, जो यहाँ पे है ना, ये ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये वाला, ये आपका रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, इसे देख भी लेते हैं हम। ये यहाँ पे आपने यहाँ पे लिस्ट पे इसको देख लेना, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, मैं कर चुका हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है आपका द न्यू ऑपरेटर ऑटोमेटिकली डिटरमिन्स द साइज ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट ऑब्जेक्ट, सो इट डज नॉट नीड। इसे क्या नहीं चाहिए होता, इसे साइज ऑफ कोऑपरेटर नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये खुद ब खुद न्यू ऑपरेटर की खासियत है कि जब हम इसे कॉल करते हैं ना, तो ये जिस जो है ना ऑब्जेक्ट के लिए हम इसे कॉल कर रहे हैं, उसकी जो जितनी भी ऑब्जेक्ट की जो यानी साइज चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए, ये उसे खुद कैलकुलेट कर लेता है। तो हमें न्यू ऑपरेटर में साइज ऑफ के ऑपरेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम मैलोक और कैलोक में करते थे। ठीक है जी, ये जी वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यूली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। न्यूली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट के लिए ना असाइनमेंट नहीं होती, न्यूली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, स्ट्रीम ऑपरेटर्स आर हैवीली ओवरलोडेड मींस, यानी स्ट्रीम ऑपरेटर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, इसका मतलब क्या है, दे अलाउ टू हैंडल इंट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप ओनली, विच इज़ रॉन्ग। हैवीली ओवरलोडेड का मतलब ये है कि वो किसी किस्म की टाइप जो है ना डेटा टाइप, उसको जो है ना वो डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इंट और करेक्टर के लिए हैवीली तो नहीं हुआ ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, फ्रंट क्लासेस आर यूज्ड इन केसेस वेयर वन क्लास डैश टू अनदर क्लास। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका यूजली का पढ़ना है। ओके जी, ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी। अच्छा, ये हम वापस जा रहे हैं पीछे इस क्वेश्चन पे, ये रिपीट हो गया है। तो ये मैंने ऊपर करवाया था ना टाइटली कपल्ड, तो बेसिकली ये लूजली कपल्ड ही होगा। ठीक है, इसको लूजली कपल्ड ही कर लेना, क्योंकि इनका जो ताल्लुक होता है वो उतना जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, लूजली होता है। तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है, सही है। आगे आप चलते हैं जी, ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी। तो ये मस्ट बी होना चाहिए जी आपका मेंबर फंक्शन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, क्लास का, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो आपका लेफ्ट जो आपका जो ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसी टाइप का जो है ना आपको जो है ना ऑपरेंड चाहिए होता है। ठीक है जी, तो ये मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास इसका करेक्ट ऑप्शन है। और हम अब आगे चलते हैं। The stream insertion operator is डबल एरो, ये राइट साइड पे उनका निशान है, एंड द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर
इज़ डबल एरो लेफ्ट साइड पे। तो जब आप के सामने इंसर्शन का लफ्ज़ आया ना, तो आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, वो सी आउट है, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन का लफ्ज़ है वो सी इन के लिए है। तो सी आउट के लिए आपको पता है कि हम डबल एरो यूज़ करते हैं, जिनका जो रुख है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, और सी इन के लिए जो हम डबल एरो यूज़ करते हैं उनका रुख जो है वो राइट साइड की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपने दो बातें याद रखनी है हमेशा, सी आउट और सी इन, ठीक है, ये आपने दो याद रखनी है। तो सी आउट के लिए हो गया जी हमारा स्ट्रीम इंसर्शन, और सी इन के लिए हमारा हो गया स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है ना, दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और हम अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये एरोज़ को आप देख लें, इनकी डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, ओ स्ट्रीम इज़ अ डैश ऑपरेटर। ओ स्ट्रीम जो है वो जो है ना एक आपका जो स्टैंड अलोन ऑपरेटर है, ठीक है। और वो स्टैंड अलोन क्यों है, क्योंकि इसके साथ ही ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आई स्ट्रीम है, ठीक है। तो ओ स्ट्रीम एक अलग जो है उसकी एक अपनी खासियत है, और जो आई स्ट्रीम है उसकी अपनी है। ओ स्ट्रीम आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और आई स्ट्रीम जो होता है वो इनपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है ना वो स्टैंड अलोन था इसका। आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स जो होती है ना आपकी, वो जो है ना वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में पड़ी हुई बाइट्स होती हैं आपकी, ठीक है। जैसे आप एक लाइन को देख लें, एक लाइन है उसमें लोग खड़े हुए हैं और वो दरवाजे से आउट होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम की भी ये पोजीशन होती है, और स्ट्रीम वो जो लाइन है उसको हम स्ट्रीम कहेंगे, और वो जो एक आदमी है ना, आप उसे यूँ कंसिडर करें कि वो एक बाइट है, ठीक है। तो वो एक एक करके जो है ना उस दरवाजे से बाहर निकल रही होती है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम जो होती है वो स्ट्रीम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा स्ट्रीम, इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। इसके बाकी तीन ऑप्शन भी देख लें, बिट्स नहीं होती, ठीक है, और बाइट्स अनऑर्डर्ड नहीं होती, ये ऑर्डर्ड होती है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा एन सी प्लस प्लस ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो ये हम ऊपर कर भी आए हैं। तो ये जो टर्नी ऑपरेटर है ये होता है। आगे जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इन डिलीट एन एरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। जी, तो ये ज़रा समझने वाला है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट में आप देखें ना यहाँ पे कि यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ टू डिलीट एन एरे ऑफ, ठीक है। तो एरे का नाम यहाँ पे ए डबल आर है, और वो 5 उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये बेसिकली जो पॉइंटर एरे के जो पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट उससे जो है ना यानी उस एलिमेंट को सिर्फ जो है ना उस ऑब्जेक्ट को जो है ना वो क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। पूरी एरे को डिलीट नहीं करेगी, ठीक है। पूरी एरे को डिलीट करने के लिए ना, जिसे हमने न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए बनाया था, तो हम क्या करेंगे, डिलीट, ये ज़रा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, मैं गलत लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ डिलीट की जगह, ठीक है, ये डी। तो डी डिलीट, और फिर हम यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होती है ना वो लगाएंगे, और उसके आगे हम एरे का नाम जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेमी कॉलन लगाएंगे तो हमारी पूरी एक स्टेटमेंट बन जाएगी, और ये हमारे पूरी एरे को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो डिलीट ए डबल आर जो है यहाँ पे वो क्या करने जा रही है उसको भी हम देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं इनके ऑप्शन। डू नॉट डिलीट एनी ऑब्जेक्ट, ये गलत है। उसके बाद है जी आपका रिजल्ट इन द सेंटिक एरर, नो सेंटिक एरर भी नहीं आएगा। डिलीट ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ अरे, यस दिस इज़ द आंसर जिसे हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे हैंडआउट्स दिखा देता हूँ आपके। ये देखें, अगर आपने पूरी एरे डिलीट करनी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये आपने ऐसे जो है ना, ये सिंटैक्स है उसका एरे को डिलीट करने का, पूरी एरे को डिलीट करने का, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट हमारा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज़ बेस्ट यूज टू डिलीट एन एरे ऑफ जी। अब ये वही चीज़ हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने वो सिंटैक्स बताना है और ये सिंटैक्स अब आप बताएंगे मुझे, ठीक है। यहाँ पे जो एरे का नाम है जो वो यूज़ कर रहे हैं एरे के लिए, वो यूज़ कर रहे हैं 5 ऑब्जेक्ट्स की एरे के लिए स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग नाम की एरे, इसको आपने डिलीट करना है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने कैसे इसको डिलीट करना है और कौन सा सिंटैक्स लगेगा। ये अभी मैंने आपको पिछली जो स्लाइड है ना उसमें आपको मैंने दिखाया है, ठीक है जी। ये आपने करके मुझे कमेंट करके बताना है लाजमी। ओके जी, नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑपरेटर्स आर हैवीली ओवरलोडेड मीन्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं। दे अलाउ टू हैंडल इंट एंड करेक्टर डेटा टाइप ओनली। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हैवीली ओवरलोडेड होते हैं ना जो ऑपरेटर, यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑपरेटर हैवीली ओवरलोडेड होगा वो हर किस्म की डेटा टाइप को जो है हैंडल कर रहा होगा। ओके जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी ऑपरेटर। तो यूनिटरी ऑपरेटर क्या होते हैं जी? यूनिटरी ऑपरेटर वो होते हैं जो ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, या उन्हें सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए होता है, ठीक है। और जिन ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं तो वो जो होते हैं वो आपके बाइनरी जो है ना ऑपरेटर होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो तीनों दिए हुए ना ये तीनों जो है वो क्या है आपके ये यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है। ऑल ऑफ द गिवन इज़ द करेक्ट आंसर, तीनों हैं, ठीक है। अब इसमें 2 प्लस शुरू में लगे हैं, 2 प्लस आखिर में लगे हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। इनको क्या कहते हैं और आपने इधर से पढ़ लेना है। ये आपके हैंडआउट्स का स्क्रीनशॉट है, इसको देख लें और फिर मुझे बताएं कि जिन वेरिएबल के साथ शुरू में 2 प्लस लगे हैं उसे क्या कहते हैं और जिसके आखिर में लगे हैं उसे क्या कहते हैं। ओके जी, आगे जी, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, द प्रिंटेड वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू, ओके, इंट एन वेरिएबल नेम है और उसको इंटीजर डेटा टाइप से हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उन्हें इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वैल्यू 10 से। और यहाँ पे मैनिपुलेटर यूज़ कर रहे हैं ऑक्ट का, यानी ऑक्टल बेस सिस्टम का, यानी बेस 8 का। और हम अपने उस जो इंटीजर 10 है ना जो हमारा डेसिमल में जो नंबर है उससे हम क्या करवा रहे हैं, बेस 8 में प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेस 8 होगा। और जब ये प्रिंट होगा तो आपने कोड करके मुझे बताना है कि ये क्या आएगा, ठीक है। अब डेफ C++ में पूरा कोड लिखें, इसको चलाएं और फिर आपने मुझे बताना है इसके क्या आंसर आएगा, ठीक है जी। इसको हम देख भी लेते हैं यहाँ पे। वैसे डेसिमल को बेस ये ऑक्टल में चेंज करने का तरीका ये है कि हम डेसिमल नंबर जो भी है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, हमने उसका लिखा और उसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, ठीक है। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 8 आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो हमारा जो इस कोड को चलाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ना, जो प्रिंट जो सी आउट आएगा हमारे पास डिस्प्ले जो आएगा वो होगा नंबर 1 2, ठीक है। तो 1 2 बेसिकली जो 10 है ना उसको हम बेस 8 में 1 2 लिखते हैं। ओके जी, तो हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आपने, मैं आपको बताऊँ, आपने इस कोड को ऐसे लिख लेना है डेफ C++, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट आई एन की जगह, और आई को मैं असाइन कर रहा हूँ 10 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे सी आउट मैं मैनिपुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ऑक्ट का। और अब मैं उस आई यानी जो 10 जो वैल्यू है ना उसे मैं ऑक्ट में कन्वर्ट करके यानी 8 बेस में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है क्या आना है इसका आंसर, ठीक है जी। ओके जी, when we use EOF end of file with the file, तो ये जब हम यूज़ करते हैं फ़ाइल के साथ रीडिंग, जब हम फाइल को रीड करने के लिए जब EOF यूज़ करते हैं ना तो वो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारा EOF है ना वो जो स्टेट होती है ना हमारी स्ट्रीम की, वो हमें जो है ना बताता है, ठीक है। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, वी हैव यूज्ड EOF एंड ऑफ फाइल विद द फाइल रीडिंग, दिस इज़ अ वे टू चेक द स्टेट ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपका यहाँ पे नीचे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट ऑफ द स्ट्रीम। नेक्स्ट है जी, अच्छा नेक्स्ट वही आ गया जी बाई चांस, तो ये इसका ऑप्शन नीचे लिखा भी हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके हो गया जी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा जी, ओके जी, द लाइफ टाइम ऑफ द स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास।
तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है ना, वो प्रोग्राम की जो जितनी लाइफ होती है उतनी होती है स्टैटिक जो आपका डेटा मेंबर होता है, ठीक है। ये थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम आपका चलता है, और जब प्रोग्राम आपका ख़त्म होता है तो उसके साथ फिर इसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, स्टैटिक डेटा मेंबर जो है उसकी लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा द ऑपरेटर फंक्शन फॉर स्ट्रीम इंसर्शन एंड द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन मस्ट बी मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है जी, मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी आउट एंड सी एरर। ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। सी आउट जो होता है ना वो होता है बफर आउटपुट के लिए, और सी एरर जो है वो होता है अनबफर्ड आउटपुट के लिए। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी यहाँ पे ये देखें वो कोड आपको उसने चेंज करके दे दिया। इंट एन को अब उसने 8 की वैल्यू दे दी है। अब वो कह रहा है कि सी आउट करवाएं इसको बिट मैनिपुलेटर जो है ऑक्टल बेस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करके आपने इसको सी आउट करवाना है। तो 8 को जब हम कन्वर्ट करेंगे ना बेस 8 में, तो 8 हमारे पास डेसिमल में है, तो डेसिमल से अभी आपको मैंने बताया कन्वर्ट करने का तरीका। 8 लिखेंगे और 8 को हमने डिवाइड कर देना है ऑक्टल बेस सिस्टम के 8 से। तो ये हम जब डिवीजन करेंगे तो 8 पे 8 डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 आ जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, 1 0। तो ये कोड आपने लिख के चेक भी कर लेना डेफ C++ में, ठीक है जी। तो आई होप सो जी आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और बेस्ट विशेस फॉर द फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स, और अच्छे से तैयारी करें, अपनी अच्छी बेस बनाएं। आगे जॉब के कोर्सेज़ आ रहे हैं वो भी जो है ना इससे रेलिवेंट होंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहे। और नाम हमारा याद रखिएगा वीओ कॉन्सेप्ट्स, और दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई चीज़ इस पूरी वीडियो में समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।